टॉपिक स्टार्ट होता है प्लांट न्यूट्रिशन। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट है या नॉन ग्रीन भी प्लांट हो गया, जैसे कॉटन का पौधा देखोगे वो नॉन ग्रीन होते, ग्रीन कलर के नहीं होते, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर उसके पत्ते को लेकर के आप है ना स्टार्च टेस्ट करोगे आप तो उसमें पाओगे स्टार्च है। अगर मान लीजिए क्लोरोफिल टेस्ट करोगे तो उसमें भी पाओगे क्लोरोफिल है, लेकिन सब कलर अलग है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कब तैयार करते हैं, जब धूप रहता है, तो धूप के प्रेजेंस में वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट क्या करता है, उसको भोजन बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। कि आपके घर में भी मान लीजिए खाना पकाना हो और गैस ही खत्म हो गया हो तो क्या खाना पकेगा? नहीं खाना पकेगा, गैस तो चाहिए। मान लीजिए गैस खत्म हो गया तो आप क्या करो, चूल्हा चौका जोड़ोगे, उसके लिए भी क्या चाहिए, गोरा चिपड़ी या चीला चाहिए, तब जाकर के आपका खाना पकेगा। मतलब एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स चाहिए। कोई भी खाना पकाए या बनाए उसे एनर्जी चाहिए। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह आपको आपकी तरह गैस सिलेंडर पे या लकड़ी पे या कोयला पे या गोईठा चीज पे निर्भर नहीं रहते। वो क्या करते हैं, सनलाइट पे निर्भर करते हैं, क्योंकि वही उसे एनर्जी देता है। ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स। इसके अलावे जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे आपको चावल बनाना है तो चावल के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, चावल हो गया, पानी हो गया। उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपने लिए ग्लूकोज बनाएंगे और भी जो मिनरल बनाएंगे, फूड मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ये दो रॉ मटेरियल उसको चाहिए। अब ये जो सनलाइट है, सनलाइट को जो कैप्चर करेगा उसके लिए भी कोई सबस्टांस चाहिए, तो उसके लिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट वेयर फूड इज मेड, जहां पर पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन विच साइट, तो आप क्या जवाब दोगे? प्लांट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या करता है, अपना वो खाना प्रिपेयर करता है। यह वो साइट है, यह किचन रूम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखने हैं। जब भी आपसे मान लीजिए, अभी जो पिछले साल ही मैंने बताया था आपको कि जो ऐसे टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे देते रहते हैं कि कहाँ पे बनते हैं, तो ये सब ध्यान रखने होंगे आपको। अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब ये होता क्या है, करते कैसे हैं, देखो। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कि वह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बात वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इसका मैकेनिज्म आपने जूनियर क्लास में नहीं पढ़ा था। अब वो मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे करता है, क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसे वहां पे मेसोफिल है ना सेल्स होते हैं, ये सब पढ़ना आपको। क्या कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्या कि जब भी फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में क्या होती है, ये जो सोलर एनर्जी है वह क्या होता है, आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू द अर्थ। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसके लिए अल्टीमेट सोर्स है। लेकिन बाकी जो जीव इस सन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता है। हाँ, हम लोग भी करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे हमने सोलर प्लांट लगा लिया, सोलर प्लेट घर पे लगा लिया, तो उससे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन उससे अपने भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्लांट क्या करता है कि जैसे सनलाइट इस पे पड़ा तो अपना भोजन वो तैयार कर लेते हैं, है ना, और वहां से ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। तो मैं बात यही बता रहा हूं। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी क्या हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये सोलर एनर्जी है वो क्या, किस में कन्वर्ट हो गया आपको, तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक केमिकल एनर्जी है, एक केमिकल है, एक केमिकल है। अगर इस केमिकल को खाएंगे हम तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी किस फॉर्मेट में हो गया, तो केमिकल एनर्जी के रूप में हो गया, या केमिकल एनर्जी के रूप में हो गया आपको।
यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी में था, यहाँ पर केमिकल एनर्जी के रूप में हो गया। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं? तो ये ग्रीन लीव्स में हो रहे हैं। ये जो लीव्स देखो, इस लीव्स के पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बात वही सारी चर्चा की है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म। यहाँ पे कौन से केमिकल का फॉर्मेशन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। The green portion of the plants contain a pigment called chloroplast. अब ये जो प्लांट के जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, जैसे पत्ते उसकी ग्रीन पोर्शन हो गए आपको, तो ये ग्रीन क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो ये काम करता है, व्हिच कंटेन अ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण से वो ग्रीन होते हैं। और इसका काम क्या है? तो वही सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करना। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। आप इस तरह से दिखा सकते हैं। करता क्या है कि प्लांट अपने सराउंडिंग से क्या करता है, इस तरह से वो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल वाटर लेते हैं और इस दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन टुगेदर। सिंथेसिस मतलब कंबाइन टुगेदर। तो इस दोनों को कंबाइन कर दिए, क्या बनाए इन्होंने? ये ग्लूकोस बनाए और वो ऑक्सीजन गैस बनाए। ठीक है, तो यह प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस होगी। अब इसका स्टेप्स क्या है? अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें स्टेप्स बहुत मायने रखता है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं कैसे भी बन जाता होगा। जैसे इसको समझो कि आप ही घर वाले चावल ही पकाना है, मम्मी चावल ही पकाती है, तो चावल पकाने के लिए स्टेप्स होता है ना, कि ऐसे चावल पका लेते हैं। हम क्या करेंगे? एक बर्तन ले लेंगे हम, ठीक है। इस बर्तन में क्या करेंगे हम? पहले हम चावल ले लेंगे हम, फिर इसको क्या करेंगे? आग पे रखेंगे, इसको हम गरम करेंगे। हम जब ये पूरा गरम हो जाएंगे तब इसमें पानी डाल देंगे हम, तब इसे खौलाएंगे, तब जाके चावल पकेगा। क्या ऐसे में चावल आपका पकेगा? ऐसे में चावल आपका नहीं पकेगा। क्यों नहीं पकेगा? अब क्यों नहीं पकेगा? क्योंकि ये हमारा बनाने का तरीका ही गलत है। अब देखिए, ये जो हमारा प्रोसेस था, ये प्रोसेस ही गलत था। प्रोसेस क्या था? प्रोसेस था कि पहले आप बर्तन ले लीजिए, आप इस बर्तन में आप पानी रखिए, आप फिर आग दीजिए, पानी को खौलाइए। पानी जब खौल रहा है, फिर चावल धो करके फिर इसमें चावल डाल दीजिए आप, है ना, और तब इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देरों के बाद क्या होगा? आपका बॉइल्ड राइस, पका हुआ चावल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको यह एक सही तरीका है। तो इसमें क्या करना होगा? इसमें स्टेप्स है कि पहले आप बर्तन लीजिए, फिर उसमें क्या करें? पानी डालिए, पानी को गर्म करिए, पानी जब खौलने लगता है फिर उसमें आप धो के चावल डालिए, तब जाके पकेगा। ये स्टेप्स बाय स्टेप्स। मान लीजिए इसमें से कोई स्टेप हम मिस कर देंगे तो क्या होगा? वो फिर खराब हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है। उसमें भी क्या होता है? सारे काम स्टेप्स बाय स्टेप्स होते हैं। अब पहला स्टेप्स क्या है? तो उसमें देखो पहला स्टेप्स क्या है। तो पहला स्टेप हो गया कि सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल। जैसे ही सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ता है तो पत्ते में जो क्लोरोफिल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, which leads to splitting of water molecule। अब वह जैसे क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं, वो करते क्या है? तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने लगते हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किस में? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाते हैं। तो पहला काम ये होता है। अब ये स्टेप जैसे ही पूरा होगा, अब सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? देखो, द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो फर्स्ट स्टेप में जो क्लोरोफिल के कारण से क्या वाटर जो टूटा था, वहां से क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस निकला था। is utilized for reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate। अब वो कहाँ चला गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में आ गया। अब फिर आ गया आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक आ गया, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा? जैसे ही हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो मैंने लिखाया हुआ था रिडक्शन में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, है ना। तो अपने लिए यह फटाक से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये फॉर्मेशन कर लेता है। ये आप समझ में आ रहा है। तो पहला स्टेप हो गया पानी का तोड़ना हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हाइड्रोजन से जुड़ करके वो कार्बोहाइड्रेट अपने लिए बनाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने देखा था फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, ऑक्सीजन निकल गया था, तो ये बाई प्रोडक्ट है। Carbohydrate is subsequently converted into starch and is stored in leaves and other parts. अब आपने देखा था कि सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, आपको कार्बोहाइड्रेट बना था। क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट बना था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कार्ब लिखते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बना था, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है। अब ये स्टार्च जाएगा कहाँ, तो ये स्टार्च आपको मान लीजिए कि उसके जो स्टोर होगा, जैसे मान लीजिए घर में आपने खाना पकाया तो कहाँ रखोगे, तो रसोई घर में खाना रखोगे। तो पेड़ पौधे के पत्ते ने भी क्या खाना पकाया, तो अब वो कहाँ रखेगा, तो अपने लीव्स में रखेगा, अपने स्टेम में रखेगा, अपने फ्रूट्स में रखेगा, अपने रूट्स में रखेगा। तो उन सभी जगहों पर रखता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे के वो अंग खाते हैं। मान लीजिए लिव्स में रखा तो हम लिव्स खा लेते हैं, जैसे पालक का साग खा लेते हैं, बथुआ का साग खा लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए वो स्टेम में रखता है तो हम स्टेम खाते हैं, जैसे गन्ना का स्टेम खाते हैं, आलू खाते हैं, स्टेम्स हो गया आपको, जिंजर खाते हैं, स्टेम्स हो गया आपको। अगर मान लीजिए वो फ्रूट्स में रखते हैं तो फ्रूट्स खाते हैं, हम सेब खाते हैं, नारंगी खाते हैं, आम खाते हैं। इसी तरह से हम मान लीजिए टमाटर खाते हैं, ये सब क्या फ्रूट्स है। बैगन खाते हैं, फ्रूट्स हो गया आपको। वो कहाँ स्टोर करते हैं, तो सीड्स में स्टोर करते हैं। तो हम धान खाते हैं, गेहूं खाते हैं, वो वहां पे स्टोर करते हैं। और मान रूट्स में स्टोर किए तो हम रूट्स भी खाते हैं, जैसे रेडिश खाते हैं, टर्निप खाते हैं, है ना। तो ये रूट्स हो गया। तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को वो क्या करता है, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके वो इन सभी जगहों पर स्टोर कर देता है फर्दर यूज के लिए। लेकिन वो यूज करता नहीं है, हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये आपने देखा, चार प्रोसेस देखा। पहला प्रोसेस क्या देखा आपने, कि सनलाइट के कारण से क्या होता है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर के वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। और फर्स्ट प्रोसेस में ऑक्सीजन निकला था, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगा आपको, वह आपको स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी। फोर्थ स्टेप में क्या होगा आपको, कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, वो स्टार्च के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएंगे और वो जाकर के उसके स्टोरेज पार्ट्स में जाकर के जमा हो जाएंगे। और जो लास्ट है उसमें एक स्टेप है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इज पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब पेड़ पौधे में दो रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। अभी लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ, आगे की क्लास में हम बात करेंगे इस पे। लाइट रिएक्शन, जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो। अब लाइट के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो पेड़ पौधे की जो पत्ते, जो आउटरी जो सरफेस है, जो क्लोरोफिल है, वह क्या करता है, लाइट रेज पड़ने के कारण से एक्टिवेट हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिटिंग करने का काम होता है। यह बाहरी भाग में होता है, तो यह लाइट रिएक्शन कहलाता है। और अंदर में क्या होगा, अंदर में जो ये रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपको हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होकर के वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, वो अंदर में होगा। यह रिएक्शन क्या कहलाता है, डार्क रिएक्शन, क्योंकि अंधेरे में होता है, रात्रि के समय नहीं, उसी समय में जो बाहर लाइट के प्रेजेंस में हुआ वो लाइट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया लाइट रिएक्शन का हो गया। और जो सेकेंड स्टेप होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो हो गया डार्क रिएक्शन हो गया। तो यही बात है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, या लाइट रिएक्शन भाग है। और नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, अदर स्टेप्स
आर पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, दूसरे स्टेप्स भी होते हैं जो क्या है, डार्क रिएक्शन का एक हिस्सा है। तो इस तरह से आपने ये 6 स्टेप्स देखा आपने, मेरे तो इसमें 2 ही स्टेप्स नजर आ रहे हैं आप, लेकिन इस तरह से सारे काम होते हैं। मैं इसको दोबारा मैं बता रहा हूं। पहला स्टेप्स क्या हो गया आपको, कि सनलाइट क्या करते हैं, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपको, कि हाइड्रोजन क्या होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा स्टेप में क्या होगा, कि जो बाई प्रोडक्ट या आपको वाटर टूटने से निकल लेता है ऑक्सीजन, वो क्या होगा, उससे बाहर निकल जाएगा आपको। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वह कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, आपको स्टार्च में कन्वर्ट होकर के उसके लिव्स में या जो स्टोरेज पार्ट्स है, उसके जो स्टेम्स हो गए, ब्रांच हो गए, रूट्स हो गए, इन सब में जाकर के वो स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज पार्ट ऑफ, ये दोनों स्टेप्स नहीं है आपको, ये दोनों आपको बताया गया है कि कैसे होता है। तो आपको स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल का होगा डार्क लाइट रिएक्शन में, और जो बाकी जो प्रोसेस होगा रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसे करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप बात करें रिक्वायरमेंट में, तो प्लांट्स रिक्वायर 4 कंपोनेंट्स टू डू फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। अभी 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो ये कंपोनेंट हो गया क्लोरोफिल, कि पेड़ पौधे के पत्ते के पास क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करते हैं, तो एक्टिवेट करते हैं, सनलाइट के कारण से क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने काम करता है। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया आपको वाटर हो गया, और चौथा हो गया सनलाइट। ये 4 कंपोनेंट्स है, they are very essential to do a photosynthesis. If any one is lack, then plants cannot prepare their food by the process of photosynthesis. मतलब पानी ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, तो रिडक्शन कहां से होगा। मान लीजिए सनलाइट ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल को कौन एक्टिवेट करेगा, क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा नहीं तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा नहीं। मान लीजिए क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फिर वाटर आपको स्प्लिट होगा ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये चारों के बीच में क्या है, तो एक कॉम्बिनेशन है, एक सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में क्या हो, कि सब के सब इन्वॉल्व हो, एक के बिना काम नहीं होता हो। क्लोरोफिल नहीं होगा, ये तीनों कुछ नहीं कर सकता, कोई काम का तीनों नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्लोरोफिल होगा ही, फिर भी कोई काम नहीं होगा। वाटर नहीं होगा, मतलब कुछ के बिना कोई काम होने वाले नहीं है। तो ये 4 इसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब इस चारों कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि कौन क्या है और कैसे काम करता है। अब फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल है क्या, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, इन चीजों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो 2 तरह के पिगमेंट रखते हैं। तो प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में आपको ये पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट मतलब होता है कलर, कोई दूसरा शब्द मत समझना, पिगमेंट मतलब कलर। तो ये क्लोरोफिल या कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। These pigments are found in the chloroplast. अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जो ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट का, वहां पे पाए जाते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, इसका साइट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। कि लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, उस साइट पे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल वे में इसको नोट्स मैंने बना दिया है, कि जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, उस साइट पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं।
आपको लोकेशन पता चल रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पर कि ये मान लीजिए कोई लिप्स है, आपको लिप्स दिख रहे हो। अब इस लिप्स का मैंने ये पोर्शन को हमने माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, तो जैसे माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं तो आपको इस तरह से एक दिखेगा, आपको यह प्लांट्स का टिश्यूज है। अब इसमें देखो आप कि इसमें देखो ये सबसे ऊपर का अपर एपिडर्मिस है। आपने पढ़ा था कि प्लांट का जो आउटर कवरिंग होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, तो ये अपर एपिडर्मिस होता है। अब इसमें देखो ये जो सारे जो देख रहे हो ये सब है मेसोफिल्स है, और ये देखो लोअर एपिडर्मिस है। अब इसमें देखिए ये जो देख रहे हो अंदर में जो नली टाइप में देख रहे हो, ये वस्कुलर बंडल है, वेन है, जिस वेन के थ्रू क्या होता है आपको तो वाटर मिनरल का आते जाते रहता है। यहाँ पर दोनों वेन हो गया, आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर देखो ये गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड है ना, और ये जो इसमें टाइनी जो पोर्स होते हैं ये एस्टोमा है, या इसको एस्टोमाटा बोलते हैं, एस्टोमेटा है। और बाकी जो देखो ये खाली जगह जिसमें एयर स्पेस है, हवा भरे हुए होते हैं। और ये जो देख रहे हो आप, जो बाकी जो सेल आपको इधर उधर पड़े हुए हैं, ये स्पंजी मेसोफिल है, स्पंजी मेसोफिल, ठीक है। तो ये देख रहे हो स्पंजी मेसोफिल से। इसके अलावा एक होता है पेलिसेड मेसोफिल। अब पेड़ पौधे में दो तरह के मेसोफिल होते हैं, एक होता है पेलिसेड मेसोफिल, एक होता है स्पंजी मेसोफिल। अब ये पेलिसेड मेसोफिल क्या होते हैं कि जो एक निश्चित क्रम में सजे हुए होते हैं, वह क्या कहलाते हैं आपको पेलिसेड मेसोफिल कहलाते हैं। अब देखो एकदम क्रम में आपको रखा हुआ है। और वहीं पर जो मेसोफिल क्या होगा आपको कि यत्र तत्र फैले होंगे, जिसके कारण से क्या होगा एरी गैप बन जाता है। तो क्या होता है वो स्पंज की तरह काम हो जाता है। जैसे आप स्पंज देखे उसमें खाली जगह होता है, इसमें हवा भर जाता है, उसको दबा पाते हो। लेकिन वहीं पर जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को आप दबा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो पर कण आपको आपस में सटा हुआ है। तो ये हो गया ऊपर वाले पेलिसेड मेसोफिल हो गया, और अंदर में एरिया स्पेस होने के कारण से क्या कहलाता है वो स्पंजी मेसोफिल कहलाते हैं। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन हो गया क्यूटिसल हो गया आपको। तो यहाँ पर जो मेन काम होता है वह होता है मेसोफिल के पास होता है, क्योंकि ये जो भेन्स है, भेन्स क्या करते हैं आपको वाटर लेके आए। जैसे वाटर लेके आए, एस्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा, तो ये मेसोफिल के पास ही क्या होता है आपको इस मेसोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यही आपको क्लोरोफिल का साइट है। तो देखिए अब इसका लोकेशन पता करेंगे। तो अभी हमने प्लांट्स के लीव्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया, कहाँ पे क्या है। अब देखो कि एक्चुअल साइट क्या है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोफिल का। अब वो देखेंगे है कि इफ वी ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रीन लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर पेड़ पौधे का जो क्रॉस सेक्शन मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे आप, सम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन। आपको इस तरह से देखोगे डिस्क लाइक संरचना आपको दिखेगा। अब मैंने थोड़ा उसको भी माइक्रोस्कोप से मैंने ये कर दिया, तो आपको इस तरह से डिस्क लाइक संरचना दिखेगा। आपको मैंने बता दिया था कि ऊपर वाले क्या है आपको है ना पेलिसेड मेसोफिल से, और ये जो बाहर फैला हुआ स्पंजी है, स्पंजी मेसोफिल से। आप ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, ये अपर एपिडर्मिस हो गया। अब इसी में देखो, अब ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में भास्कर बंडर था, इसके बारे में बता दिया आपको, वही चीज है, बात से में। ये आपको स्टोमेटा हो गया, आपको क्यूटिसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो देख रहे हो, चाहे आपका पेलिसेल हो या आपको स्पंजी सेल हो, इस समय ग्रीन रंग का आपको देख रहे होगे, डॉट दिख रहे होगे, धब्बा दिख रहा होगा। अब देखो इसमें देखो, जितने भी देख रहे हो ग्रीन रंग के डॉट्स देख रहे हो ना, तो आप देखो चाहे स्पंजी मेसोफिल हो चाहे पेलिसेड मेसोफिल हो, आप सब में क्या देख रहे हो, ग्रीन रंग का डॉट्स देख रहे हो या शेड देख रहे हो ना। ये क्या कहलाते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं आपको वही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो आपने एक्चुअल लोकेशन देख लिया। अब थोड़ा सा देखो, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, मैंने सारा बात चर्चा कर ही दिया, मैंने इस पे लिखा दिया, फिर भी आप नोट्स में लिख लोगे इसको। बिलो द एपिडर्मिस मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट। अब उस एपिडर्मिस के अंदर में क्या मेसोफिल सेल्स है, दो प्रकार के होते मैंने बता दिया था। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द पेलिसेड एंड स्पंजी सेल ऑफ मेसोफिल। ये जो स्पंजी और पेलिसेड मेसोफिल है, उस दोनों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं आपको फोटोसिंथेसिस की जो मैंने प्रोसेस बताया था कुछ देर पहले, वो सारे के सारे प्रोसेस यहीं पे होते हैं। यहीं पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो देखे था आपने, वेन्स देखे था, उस वेन से पहुंचते हैं, तो जैसे सनलाइट मिलेगा तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब वो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वो चले जाएगा डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में जाने के बाद क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको ये जो देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट कहां पर है, तो पेलिसेड और स्पंजी मेसोफिल सेल के अंदर में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर में क्या क्या चीज होता है, उसको भी थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, वो काम कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसको देखो, कह रहा है कि अ डबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इनवेलप। अब जैसे यहां पर देखो, अब मैंने उसको भी जूम कर दिया है, तो जैसे हमने जूम कर दिया क्लोरोप्लास्ट को, जो एक धब्बा दिख रहा था उसमें, ये इस तरह से। अब इसमें देख रहे हो कि डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ये लेयर है, एक मेम्ब्रेन ये हो गया और एक मेम्ब्रेन ये हो गया। तो ये जो बाहर है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर में देख रहे हो उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह दो मेम्ब्रेन है जो इनवेलप, जैसे चिट्ठी आता है किसी का तो लिफाफा में होता है, तो यह भी एक लिफाफा की तरह है। उसके अंदर में आपको कुछ सबस्टांस पाए जाते हैं। अब क्या पाए जाते हैं, तो इसमें देखो है ना, तीन चीज पाए जाते हैं। अब क्या क्या चीज है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बता रहा हूं। एक हो गया स्ट्रोमा, दूसरा हो गया थाइलेक्वाइड होते हैं, और एक होता है लेमेला, और एक होता है ग्रेनम। अब ये जो देख रहे हो कि स्टेक्स मतलब थक्की लगा हुआ, यहाँ पे देख रहे हो थक्की लगा हुआ, जैसे गेहूं का बोरा का थक्की लगा हुआ, तो उसी देखो थक्की लगा हुआ है, ये थक्की लगा हुआ संरचना देख रहे हो, ये क्या है, ग्रेनम है। इसी तरह से थैलेक्वाइड में भी देखोगे एक थक्की लगा हुआ रखा हुआ है, जैसे मानो पेड़ा रखा हुआ रहता है, उसी तरह से नजर आ रहा है आपको, पेड़ा खाने में मजा आता है ना, वैसे ही देखो यहाँ पे लगा हुआ पेड़ा का थक्की लगा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं थाइलेक्वाइड कहते हैं। और ये जो देखो कि ये जो एक लाइन जो है, जो आपको ग्रेनम से थैलेक्वाइड और आगे फिर बढ़ा हुआ है, ये लाइन क्या कहलाता है, आपको ग्रेनम कहलाता है। और अंदर में जो भी पार्ट्स है वो सारे के सारे क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। तो यह बच्चों क्या है, आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर में बाकी प्रोसेस होते रहते, देखो किस तरह सब आपस में जुड़ा हुआ है, इस तरह से काम करते हैं। अब ये करते कैसे, थोड़ा सा देखो, इसमें मैंने बाकी प्रोसेस बात मैंने बता दिया है कि मेनी मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सेक, बहुत सारे जो मेम्ब्रेन है, आप पढ़े हो सेल मेम्ब्रेन पढ़े हो, उसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन है, बाउंड फ्लैटेंड मतलब चपटा, पेड़ा की तरह चिपका आपने पसार दिया है। फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड thylakoids are present in the chloroplast. Each stake of thylakoid is called granum. जितने भी थैलेक्वाइड के जो स्टेक्स है, उस स्टेक्स को ग्रेनम कहते हैं। मतलब इस तरह से देखो, हमने ले लिया है प्लैनेट सरफेस, यह क्या कहलाएगा आपको, यह कहलाएगा थाइलेक्वाइड्स कहलाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या किया, इस तरह से थक्की लगा दिया हमने, इस तरह से। तो इस तरह जैसे हमने थक्की लगा के एक संरचना बना दिया, अब इसको क्या कहेंगे हम, ग्रेनम। तो ये हो गया बच्चों ग्रेनम। थाइलेक्वाइड्स आर द सेंटर ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब मैंने बताया था एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन बताया था ना आपको कुछ देर पहले। तो ये जो थाइलेक्वाइड्स है आर द सेंटर ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण से क्या होगा, यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब लाइट के कारण से होने वाले रिएक्शन आपको यहीं पर होता है। The area enclosed by the inner membrane of chloroplast is called stroma. अब कह रहा है कि जो एरिया इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घेरा गया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, इनर मेम्ब्रेन क्या है, ये इस तरह से इसको पूरा कवर किया हुआ है।
तो जितने एरिया को जो इनर मेम्ब्रेन कवर किया हुआ है वो सारे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर वाले जो एरिया स्पेस बन जाएगा, जैसे गुब्बारा ले लो, गुब्बारा में हवा भर दो, तो जो एवर जितना एरिया गुब्बारा कवर किया जिसमें हवा भरा हुआ है वो एरिया क्या कहलाता है, आपको स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो वह एरिया आपको स्ट्रोमा कहलाता है। व्हिच इज लिक्विड मीडियम, यहाँ पे आपको छूट गया आगे IUM, M छूट गया है, आप लोग लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पर M छूटा हुआ है, आप समझ रहे हो ना। तो ये आपको जो लिक्विड मीडियम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा।